नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं शिखर सर स्वागत करता हूं आपका आज इस क्लास में। और जैसा कि देख रहे हैं वर्दी बैच, तो इसमें मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। और ये कहाँ-कहाँ काम आने वाली, जैसे हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं। सबसे मेन तो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत ही आवश्यक और कारगर साबित होने वाला है। तो इस ज्योग्राफी में आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्या, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ बेसिक जानकारी, जो पृथ्वी की मुख्य जो बेसिक जानकारी है उसे हम देखेंगे। ठीक है, क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं, क्या होती हैं देशांतर, इन सब के बारे में थोड़ा मोड़ा जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का अध्याय होने वाला है वह भारत का भूगोल। हाँ, भारत का भूगोल क्यों? क्योंकि अपने इंडिया में हम रहते हैं ना, तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, है ना। पृथ्वी के बारे में जानेंगे और फिर अपने इंडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। भारत का भूगोल क्या रहने वाला है? भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। चलिए, तो सबसे पहले बात करें तो ज्योग्राफी शब्द जो है, इसकी परिभाषा अगर दें तो शायद परिभाषा तो इसकी नहीं है, बस इसी दो दो जो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसी में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। देखते हैं। हाँ, ये नेटवर्क वाला जियो लिख गया है। ये देखिए, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। जियो प्लस ग्राफी किस शब्द, किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेरे साथ बोलेंगे, जियो प्लस ग्राफी। जहां पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी या अर्थ, जियो का मतलब होता है हमारी प्यारी पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है इसका वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका वर्णन करना। यानी कि टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, टू गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, भूगोल के जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? तो उनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है इनका? जी हाँ, इरेटोस्थनीज नाम है इनका। जितनी बात समझ में आई, पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है, और इसके फादर हैं इरेटोस्थनीज। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हाँ, तो भारत के हम चार प्रमुख नामों को देखेंगे। भारत के चार प्रमुख नामों को देखेंगे, और ये भी देखेंगे कैसे कैसे पढ़े। तो चार प्रमुख नाम कौन से हैं? साथ में बोलिए मेरे। आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और जम्बूद्वीप। चार नाम कौन से? आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और जम्बूद्वीप। अब ये नाम पढ़े कैसे, कहां से आए? और हाँ, एक हम इंडिया भी तो बोलते हैं। इंडिया शब्द, इंडिया शब्द ग्रीक वालों की देन है। इंडिया शब्द ग्रीक वालों की देन है। दूसरा, आर्यवर्त नाम कैसे पड़ा? आर्यवर्त नाम यूं पड़ा कि भारत में जब बसने आए आर्यंस। कौन बसने आए? आर्यंस। आर्यों के कारण, आर्यों के, ये देखिए, आर्यों के भारत में बसने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? आर्यवर्त पड़ गया। क्या पड़ गया? आर्यवर्त। दूसरा नाम भारत कैसे पड़ा? अरे भारत ऐसे पड़ा कि आर्यों के जो महान शक्तिशाली राजा, जिनका नाम भरत था, राजा भरत था, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? भारत नाम पड़ गया। जी हाँ। चलिए, हिंदुस्तान नाम कैसे? थोड़ा सा, हिंदुस्तान नाम जो है ये एक्सीडेंटली पड़ा है। हिंदुस्तान नाम जो है ये एक्सीडेंटली पड़ा है। कैसे? जो ईरानी और पारसी भाई थे, तो ये लोग सा को हा नहीं प्रोनाउंशिएट कर पाते थे, सा को सा नहीं बोल पाते थे। ये लोग शा को हा बोलते थे, सा को हा बोलते थे। तो आए कहाँ पे थे ये लोग? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी को ये सिंधु ना कहकर उसे हिंदू पुकारते थे, है ना। और इसी तरह धीरे धीरे नाम इसका पड़ गया हिंदुस्तान। वैसे तो शायद होता सिंधुस्तान, लेकिन नाम इसका पड़ा हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटली ईरानी और पारसियों के द्वारा रखा गया। दूसरा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा? जम्बू संस्कृत शब्द है जामुन का। किसका है? जामुन का। किसका है? जामुन का। तो जामुन के वृक्षों के होने के कारण, इस समय तो सीजन भी चल रहा है, खाया करिए। जामुन के वृक्षों के होने, जामुन के वृक्षों के होने के कारण, जामुन के वृक्षों के होने के कारण नाम क्या पड़ गया? जम्बूद्वीप। बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे अच्छे एनिमेटेड स्लाइड्स हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा। और रटना नहीं, बस समझते हुए, एक एक चीज देखते हुए चलना है। बाद में जब आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि सारी चीजें हमारी यहाँ कवर हो रही हैं एक एक क्लास की। चलिए,
एक क्लास में जो आप पढ़ लेते हैं, अगर उसके आप एमसीक्यू लगाते तो कहीं से बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, दूसरा है कि भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? भारत को जम्बू द्वीप किस काल में कहा गया? तो यह काल था बौद्ध काल। याद रखने की ट्रिक क्या है? जम्बू, जरा जम्बू फोकस करिए, जरा बा पे जो है थोड़ा सा जोर लग रहा है ना, जम्बू बा पे फोकस करिए, है ना। तो इसी बा से क्या याद रखेंगे कि बौद्ध काल में इसका नाम पड़ा। जम्बू द्वीप नाम कब पड़ा? बौद्ध काल में। जी हाँ, तो हम 4 नामों का वर्णन देख लिए हैं, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और जम्बू द्वीप, और कैसे कैसे इनका नाम पड़ा ये भी हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, तो अब हम देखते हैं भारत में पृथ्वी पे कुछ जो मुख्य रेखाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये मुख्य रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? क्या ये किसी ने खींची हैं या कहीं ड्रॉ की गई हैं? ये नहीं, ये कैसी रेखाएं हमारी? काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक या इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस हैं? इमेजिनरी या काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं? इमेजिनरी या काल्पनिक। ये बनाई क्यों गई हैं? इनका मतलब क्या है? अरे है मतलब, इनका मतलब ये है कि हम इनकी मदद से पृथ्वी पर स्थल आकृति, भू आकृति या किसी भी स्थल की हम लोकेशन बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं। सपोज दैट अभी मुझे आप में से किसी का घर जानना हो, ठीक है, तो घर में डायरेक्ट नहीं पूछूंगा ना आपका घर कहाँ है, सर इस जगह चले आइए। तो आप उसमें क्या बताएंगे? सबसे पहले बताएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, उसमें सिटी का नाम बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे ना। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, सिटी बताएंगे, उसमें लोकेलिटी बताएंगे कहाँ पर, तब हम यहाँ पहुंच पाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी पर भी कुछ रेखाएं खींची गई हैं। तो कैसी कैसी रेखाएं हैं मैं आपको समझाता हूँ अभी। दो गोले बनाते हैं, मजा नहीं है, दूसरा बनाते हैं। एक गोला ये, एक गोला ये, दो पृथ्वी नहीं है, मुझे दो चीजें समझानी है, इसलिए अभी तो मुझे तीसरा गोला बनाना, उसमें बताऊंगा। देखिए, कुछ रेखाएं ऐसे करके बनाई गई हैं और कुछ रेखाएं ऐसे करके बनाई गई हैं। ये रेखा देखिए लेट गई हैं, कैसी हैं? लेट गई, तो इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, या फिर इन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये लंबी लंबी हैं तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इन्हें देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें देशांतर बोलते हैं, इन्हें देशांतर बोलते हैं। तो इन्हें अक्षांश या फिर लैटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड देशांतर। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? अभी ये मैंने अलग अलग बताया ना, अब एक गोले में और समझिएगा इसे। ये मैंने अक्षांश बना दिए, ठीक है, और ये मैंने देशांतर बना दिए। इसमें देखिए कुछ कॉलम्स निकल कर आ रहे हैं ना, इसमें कुछ कॉलम्स निकल कर आ रहे हैं, ये देखिए, ये है ना। इन्हीं ग्रिड की मदद से हम किसी भी स्थान की लोकेशन बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। ये कुछ इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होता है। अभी फिलहाल हमें नॉर्मल चीजें समझनी है इन्हें, इसमें कि क्यों ये काम आती है। तो क्यों काम आती हैं? लोकेशन निकालने के काम आती हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी मुख्य रेखाएं हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों बहुत मुख्य रेखाएं हैं। ऊपर आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त भी होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसे इन तीन मुख्य रेखाओं को समझेंगे। सबसे पहले होती है कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा से पहले ये रेखा समझते हैं। पृथ्वी को एकदम बीचों बीच से काटने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी मतलब भू, भू के बीच से निकलना मध्य, है ना। भूमध्य रेखा कैसी रेखा है? भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से निकली हुई है, एकदम बीचों बीच से निकली हुई है। और भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट निकलता है,
भूमध्य रेखा का समझ में आता, बीच में रहेगी, लेकिन ये कभी कभी होता कर्क रेखा ऊपर है या मकर रेखा, कर्क रेखा ऊपर है या मकर रेखा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं बताता हूँ। इस शब्द समझ रहे हैं कैप्री, थोड़ा कैजुअल तरीका लेकिन समझिए। अच्छा, ये कैप्री कौन है, कैप्री कॉर्न नहीं है, कैप्री कॉर्न, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कैप्री एक पहले मर्द समाज में बड़ा चलती थी कैप्री, जिसमें ना तो नीचे ना लोअर में रहती थी ना वो शॉर्ट्स में रहती थी, उसको कैप्री बोलते थे, याद है ना। तो कैप्री कहाँ पहनी जाती है, पैर में, यानी कि नीचे। कैप्री कहाँ पहनी जाती है, नीचे पहनी जाती है ना। तो कैप्री कौन कहाँ होगा, नीचे होगा, भूमध्य रेखा के नीचे होगा। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। कैप्री कौन कहाँ होगा, नीचे होगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होगा, ऊपर होगा। बीच में क्या होगी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के अन्य और भी कई नाम हैं, उन नामों को देखते हैं। जैसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा। विषुवत रेखा बोलते हैं, क्या नाम है इसका, विषुवत रेखा। चारों हमारे साथ चारों नाम याद करिएगा। 0 डिग्री रेखा, एक इक्वेटर या भूमध्य रेखा तो देख ही लिया, फिर विषुवत रेखा, फिर 0 डिग्री रेखा, है ना। दूसरा, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये बृहद वृत्त। अभी बृहद वृत्त क्यों कहा जाता है इसे, इसको भी समझते हैं। बृहद वृत्त क्यों कहा जाता है, देखिए, अभी हमने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बनाकर समझाए हैं। लॉन्गिट्यूड की जो लंबाई होती है वो हर जगह से सेम आती है, कैसी आती है, सेम आती है। वहीं पर लैटिट्यूड जो होते हैं, ये जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी लंबाई छोटी या कम पड़ती चली जाती है। अच्छा, तो इसे बृहद वृत्त क्यों कहा गया, बृहद का मतलब ग्रेट सर्किल, बृहद वृत्त को ग्रेट सर्किल बोलते हैं ना, ज्यादा, सबसे बड़ी रेखा जो सबसे बीच में होगी, ऑब्वियस सी बात है वही होगी। सबसे बड़ी रेखा, जिसे इक्वेटर, भूमध्य, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, या ग्रेट सर्कल भी इसे ही बोलते हैं, ये सबसे बड़ी होती है, इसी के कारण इसे बृहद वृत्त बोला जाता है, बृहद वृत्त कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना, समझ में आई, ठीक है। चलिए, तो हमने 4 प्रमुख रेखाओं के नाम पढ़ ली, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा, बृहद वृत्त, भूमध्य रेखा, है ना। बृहद वृत्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अक्षांश होती है, ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश यही है। उसके बाद आते हैं हम गोलार्ध पढ़ने। गोलार्ध क्या मतलब, को समझ में आ रहा है, नहीं, अभी देखते हैं। इसी के बीच में हम छोटी सी पृथ्वी बनाते हैं और इसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जब दिशाओं का हम इसमें वर्णन करते हैं तो ये 2 भागों में ऊपर या नीचे बढ़ जाती है। ऊपर का पोर्शन कहलाता है नॉर्थ नॉर्थ, और नीचे का पोर्शन कहलाता है साउथ। ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, क्लियर, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर का भाग होगा भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के मेरे प्यारे भाइयों, ऊपर का जो भाग होगा उसे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और गोलार्ध का मतलब क्या, आधा गोला, अरे आधा गोला भाई ना, गोलार्ध का मतलब क्या है। तो जो विषुवत रेखा के ऊपर का भाग होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, वहीं पर नीचे का भाग होगा उसे क्या कहेंगे हम, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। क्लियर है इतनी बातें, चलिए। दूसरा एक पॉइंट ये देखते हैं कि अगर हम वर्ल्ड का मैप उठाएं, वर्ल्ड के मैप में हम देख, इसी पृथ्वी में देखिए, जो ये मान लीजिए ये विषुवत रेखा हमारी 0 डिग्री लाइन पृथ्वी को आधा ऊपर और आधा नीचे काटी हुई है। आपको ये कुछ स्थलाकृतियां दिख रही हैं, ये स्थलाकृतियां, कुछ भूखंड आपको दिख रहे हैं ना। मोस्टली भूखंड कहाँ हैं, मोस्टली भूखंड कहाँ पर हैं, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में है। भूखंड देखिए कहाँ पर है सारे, ये उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसे हम लैंड हेमिस्फेयर या फिर जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध या लैंड हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। यहाँ पर महाद्वीप सबसे ज्यादा स्थित है, सारे मुस्लिम महाद्वीप यहीं पर स्थित है। क्योंकि अगर हम विस्तृत रेखा बनाएंगे तो देखिए नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका से होते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और अभी हम बात करें अगर भूमध्य रेखा से नीचे यानी कि सदर्न, सदर्न वाले पार्ट को बोलते हैं जलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पर जल ज्यादा है, यहाँ पर पानी ज्यादा है, लैंड कम है, ऊपर लैंड ज्यादा है, तो स्थलीय गोलार्ध, नीचे जलीय गोलार्ध। यहाँ महासागरों और जल का विस्तार, यानी महासागरों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा
विस्तार यहाँ पर अधिक है। ठीक है, तो चलिए उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध को सदर्न हेमिस्फीयर, इसे हम स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसे हम स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इसे जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारी पृथ्वी की लोकेशन। क्या आती है? पृथ्वी की लोकेशन। भारत की वैश्विक स्थिति, ग्लोबल पोजीशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है। पूरे विश्व में पृथ्वी हमारी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कहाँ पर लाई करती है। चलिए, ये देखिए छोटी सी पृथ्वी, प्यारा सा भारत हमारा दिख रहा है ना। एक चीज यहाँ पे, अगर हम इसको इक्वेटर मानेंगे तो इक्वेटर के ऊपर ही है भारत हमारा, इक्वेटर के ऊपर ही, यानी कि ऐसे इक्वेटर में टच नहीं करता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम 4 पार्ट में बांटते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये हमारी पृथ्वी, ये देखिए, अगर हम ऐसा रेखा बनाए तो ये देखिए चली जाएगी, ये ना इस पोर्शन में है पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम नीचे से, नीचे का पोर्शन छोड़ दें, क्योंकि नीचे तो पृथ्वी भारत हमारा टच भी नहीं कर रहा है, तो ऊपर के भाग में, तो किसमें है कुल मिलाकर इस पूरे उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किसमें है? नॉर्दर्न में। और अगर हम इस भाग को छोड़ दें, क्योंकि इस भाग में हमारा भारत कहीं है ही नहीं, इस भाग में भारत है, तो ये किसमें चला जाएगा? ईस्ट में। ये देखिए ये पार्ट, अब इस पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसी पार्ट में हमारा भारत है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं कि हमारा भारत नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी, जी हाँ। कभी अच्छा पूर्वी उत्तर सुना है? पूर्वी उत्तर सुना हो या पूर्वी दक्षिण सुना हो? ऐसा नहीं होता, पहले ध्रुवों का नाम पहले लिया जाता है। इसका एक मेन यही कारण है कि ध्रुवों का नाम पहले लिया जाता है, बाद में दिशाओं का नाम। तो देखिए, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, या फिर कह दे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये स्थित है। इसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये भारत जो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन के पूर्णतः उत्तर में है, और अगर ऐसे बात करें तो ये ईस्ट में है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के भी ईस्ट में है ये। चलिए, दूसरा, भारत पूरे विश्व का, देखिए छोटा सा प्यारा भारत दिख रहा है ना हमारा, और ये पूरी पृथ्वी है। तो इसमें जो भारत है, ये भारत हमारा पूरी पृथ्वी का, ये कुल क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा अकेले भारत कवर करता है। जी हाँ, 2.4% हिस्सा अकेले भारत ही कवर करता है। अकेले भारत के द्वारा कवर किया जाने वाला हिस्सा 2.4% है। याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2.4, याद है ना? ये देखिए लिखा भी हुआ है 2.4%, एक ट्रिक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलिए, इतनी बातें समझ में आई, भारत के लोकेशन समझ में आई। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, रटना नहीं है, आराम से पढ़ना है, सब कुछ समझते हुए चलना है। ठीक है, दूसरा, कटिबंधों के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटिक जोन्स। एक एक चीज को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। पहले देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखा, फिर भारत की पोजीशन देखा, अभी हमें कटिबंध और भारत में क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में देखना है। कटिबंध क्या है? सिंपल सी बात, कहीं पे कटिबंध क्या होता है? किसी चीज को, हमारी पृथ्वी को तापमान और जलवायु के आधार पर विभाजित कर दीजिए, वही कटिबंध कहलाता है, वही क्लाइमेटिक जोन्स कहलाते हैं। देखिए, वही क्लाइमेट जोन्स कहलाते हैं। किसके किसके आधार पर? लेकिन टेम्परेचर और जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर हमें डिवाइड करना है? टेम्परेचर और जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर हमें डिवाइड करना है? टेम्परेचर और जलवायु के आधार पर हम जब इसे विभाजित करते हैं तो वे कटिबंध कहलाते हैं। सबसे पहला, भारत में 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है हमारी कर्क रेखा। कौन सी लाइन गुजरती है? कर्क रेखा। अरे बोलिए ना, साफ साफ सब कुछ लिखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 8 राज्यों को कवर करती है। दूसरा, अभी हम देखते हैं कि ये कर्क रेखा के ऊपर के भाग को उपोष्ण कटिबंधी या फिर टेम्परेट जोन कहते हैं। भारत के ऊपर के भाग को नॉर्थ साउथ में अगर बांट दें तो नॉर्थ साइड के पार्ट को हम उपोष्ण कटिबंधी कहते हैं। वहीं पर नीचे साइड में इसे उष्ण कटिबंधी या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। बोलिए भाई, क्या कहा जाता है?
ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर के पार्ट को टेम्परेट जोन या उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, मुख्यतः तीन होते हैं, शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण। ठीक है, तो ये हमारे भारत में दो टाइप के क्लाइमेट जोन्स हैं। एक तो ये ऊपर वाला भाग कहलाता है उपोष्ण, क्या कहलाता है, उपोष्ण, और नीचे वाला कहलाता है उष्ण। ये जलवायु और तापमान के आधार पर बांटे गए हैं। देखिए नॉर्दर्न साइड में जो है हिस्से ज्यादा ठंडे होते हैं, इसमें हिमालय भी बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए, तो निष्कर्ष क्या, हमारा भारत दो कटिबंधों में स्थित है, उष्ण और उपोष्ण। याद रखिएगा, उष्ण और उपोष्ण। नीचे वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा उष्ण कहलाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा उपोष्ण कहलाता है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार कैसा, ये भी पूछा जाता है यूआईक्यू फैक्ट्स के तहत। देख लीजिए कि एक भारत का आकार कैसा है। तो भारत का क्या ट्रायंगुलर शेप में है या किस शेप में, क्वाड्रिलेटरल शेप में है। तो हम देखते हैं, अगर हम भारत को ऐसे बनाने लगे, शायद विजिबल नहीं है तो देखिए, ठीक है, अभी इस पे हम आउटलाइन करेंगे। देखिए, ये भारत का ये कोना, इस कोने से इस कोने को मिलाया, इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को, और यहाँ ये देखिए, तो ये चार लाइनों से एक फिगर बना हुआ है। कितनी लाइनों से, 4 लाइन से। तो 4 लाइन्स का क्या होता है, चतुष्कोणीय क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलेटरल। जी हाँ, क्या होता है, चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलेटरल। तो भारत का शेप कैसा है, चतुष्कोणीय है। इस कैसा है, चतुष्कोणीय या क्वाड्रिलेटरल शेप में है। हाँ, अब राजनीतिक विभाजन की बात करेंगे तो भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बड़े बड़े इसमें कभी कभी सिर्फ कंफ्यूजन में, जबकि बहुत कॉमन सी चीज है, बच्चे भी जानते हैं, ये कॉमन सी चीज है। कभी कभी इसमें कंफ्यूज रहते, 8 है, 9 है, 7 है, कैसे हैं, पुराना डेटा चेंज हुआ, नया डेटा क्या बना। तो सिंपल से याद रखने की एक ट्रिक है, दोनों में लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आता है। दोनों में लास्ट में क्या आता है, 8 आता है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो जो हमने देखा कि 2.4%, कितना 2.4% भारत हिस्सा घेरे हुए है ना पूरे विश्व का। तो उसमें हम ध्यान देंगे कि टोटल इसका जो एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा हाँ, याद रखने की ट्रिक इसमें यह है, मतलब ये ट्रिक तो है, शुरुआत में 3 आता है, लास्ट में 3 आता है। आप सर कह रहे होंगे सर शुरुआत में 3 और लास्ट में 3 लेकर हम कहाँ घूमेंगे। अरे एग्जाम में काम आएगा ना, समझिए बात को, एग्जाम में कैसे काम आएगा। ऑप्शन देख के हम एलिमिनेट करेंगे, इसमें देखेंगे शुरुआत में भी 3 है, लास्ट में भी 3 है। मान लीजिए 32,87,263 किलोमीटर नहीं याद आ रहा है, तो हम ये तो ध्यान दे सकते हैं ना कि लास्ट में 3 और अंत, शुरुआत में 3 और अंत में भी 3 होगा, इसको टिक मार देंगे, है ना। चलिए, इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब इसमें हमें देखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कितने नंबर का हिस्सा। तो भारत 7वें नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है भारत, 7वें नंबर पर आता है। का कर लीजिए इसको, का कर लीजिए इसको, क्या का, कैसे। नंबर 1 पर आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, खा नहीं है का, दूसरे पे कनाडा, आ से अमेरिका, जैसे चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। 7वें नंबर पर क्या आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए स्टेप वाइज बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर। 7वें नंबर पर क्या आता है, भारत आता है। 7वें नंबर पर क्या आता है, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और एक ट्रिक भी है, याद रहे या ना, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इसका नाम है रुचि ब्राभा, नहीं हो सकती, याद कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में शुरुआत में बना दी गई है ट्रिक, अगर याद हो पाए तो अच्छी बात है। रुचि ब्राभा, तो इसमें हम रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता है कोई, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो वो भारत 7वें नंबर पर आता है, यही क्वेश्चन इसमें बनता है। आगे बढ़ते हैं, तो भारत का स्थान विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वें टॉप 10 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भारत के राज्य, सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य, बहुत कॉमन कॉमन पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे, है ना।
तो भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से ही महाराष्ट्र, ऊ से उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये माँ 2 बार है, इसको जरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। ट्रेक है रामम उगु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ठीक है, रामम उगु, इससे नाम रखेंगे। दूसरा 5 सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो इसकी ट्रेक है गोसी त्रिनामी। कैसे? गो से गोवा, सी से सिक्किम, त्रि से त्रिपुरा, ना से नागालैंड और मा से मिजोरम, ठीक है। कौन कौन सी? गोसी त्रिनामी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, जिसमें गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर का है। अच्छा, सिक्किम भी छोटा राज्य माना जाता है। सिक्किम को किस हिसाब से? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो सबसे छोटा गोवा है, लेकिन सिक्किम जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्या है? सबसे छोटा राज्य सिक्किम है जी। देख लिया ना हमने, और ट्रिक भी देखी, रामामुगु बड़े राज्यों के लिए, गोसी त्रिनामी छोटे राज्यों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि भारत के 5 सबसे बड़े जिले। क्या देखेंगे? भारत के 5 सबसे बड़े जिले। नोट भी करते चलिएगा साथ में। इसकी जो ट्रिक है, कलेजा बीबा, हाँ याद, ये तो याद रह जाएगी। कलेजा बीबा कैसे? सबसे पहले कच्छ, गुजरात का कच्छ सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद लद्दाख का लेह, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर, राजस्थान का बीकानेर और राजस्थान का बाड़मेर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि 3 जिले इसमें ऐसे हैं जो अकेले राजस्थान में आते हैं। बाहर देखिए, सबसे बड़े 5 जिलों में से 3 जिले केवल राजस्थान में, अकेले राजस्थान में स्थित हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। याद भी रहेगा थोड़ा कहने में, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, मेर है ना। और कच्छ और लेह, कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा, फिर लेह लद्दाख का, फिर ये हमारा आएगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है। चलिए, और ये देखिए लोकेशन भी, ये कच्छ की लोकेशन है, ठीक, ये लेह की लोकेशन है, ठीक, और बाकी ये 3 जैसलमेर, बीकानेर और ये बाड़मेर, ठीक है, ये तीनों। अब हम बात करेंगे पुडुचेरी की। किसकी बात करेंगे? पुडुचेरी की। अब इसकी बात करेंगे तो इस पे 1954 की फ्रेंच का जो है इस पे बहुत ही वो देखने को मिलता, प्रभाव देखने को मिलता है। जब आप जाएंगे पुडुचेरी घूमने तो वहां पे आपको रंगीन फ्रेंच शैली की इमारतें देखने को मिलेंगी, है ना। इसकी कैसी इमारतें रहेंगी? रंगीन और फ्रेंच शैली की इमारतें रहेंगी। स्थानीय बाजार, चर्च वगैरह हैं, है ना, मंदिर और समुद्र किनारे, सुंदर सड़कें, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो पुडुचेरी ये भारत का ये भाग, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसके 3 नोड शामिल किए गए। तो प्रथम नोड इसका आंध्र प्रदेश, जिसको यनम के नाम से जानते हैं। बस ये नोड पूछे जाते हैं, कौन कौन से? यनम के नाम से जानते हैं। दूसरा नोड पुडुचेरी का तमिलनाडु में है, जिसे कराईकल के नाम से जानते हैं। तीसरा नोड केरल में माहे के नाम से प्रसिद्ध है। पहले इसका नाम पौंडीचेरी था। क्या नाम था इसका? पौंडीचेरी। पहले इसका नाम पौंडीचेरी था, अभी पुडुचेरी बोलते हैं इसको, है ना। इतिहास देखिए, हाँ 1954 तक फ्रांसीसी शासन के अधीन था, तो इसका इस पे प्रभाव दिखता है भाई, इस पे। हाँ, 1954 पे जो फ्रांसीसी शासन के अधीन जब ये था तो इस पे प्रभाव दिखता है उसका। वहां उस टाइप की बिल्डिंग, सड़कें आज भी वैसे ही मौजूद है, ठीक है। मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर ये दो तो मोस्टली तो उसी पे स्थित है ना पुडुचेरी। दूसरा, समुद्र तट कौन कौन से? तो प्रोमेनेड और पैराडाइज बीच में आता है। प्रोमेनेड और पैराडाइज बीच में आता है। किसमें आता है? तो जो प्रोमेनेड बीच है यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, और पैराडाइज बीच यहाँ पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है, ठीक, क्योंकि प्रोमेनेड बीच पूर्व में स्थित है। प्रोमेनेड बीच कहाँ पर है? पूर्व में स्थित है। वहीं पैराडाइज बीच जो है वो शहर के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर नाव से पहुंचा जाता है। बस इतनी बात हम ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर है, प्रोमेनेड और पैराडाइज के बीच, ठीक। प्रमुख त्योहार यहाँ का पोंगल है,
मेन फेस्टिवल क्या है यहाँ का? पोंगल जी। चलिए हमारी लास्ट स्लाइड इसमें देखते हैं कि समुद्री सीमाएं और मध्य प्रदेश के पड़ोसी। मध्य प्रदेश क्योंकि ये ज्यादा वो बॉर्डर बनाता है इसलिए हमें इसे पढ़ना है। तो समुद्री सीमाएं देखेंगे, भारत के भारत के ईस्ट साइड में, इस साइड में तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है, सिंपल। भारत के इस साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए। रफली फिगर वैसे ड्रॉ कर देते हैं। ये ये हिस्सा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पश्चिम साइड पर अरब सागर, अरब सागर जिसे हम अरेबियन सी भी बोलते, अरेबियन सी, है ना। नीचे हिंद महासागर है, नीचे क्या है? हिंद महासागर जिसे इंडियन ओशियन भी कहते हैं। हिंद महासागर या इंडियन ओशियन कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वी साइड में बे ऑफ बंगाल। आगे अभी जब ये क्यों पढ़ना है भी हमें देखना है, मोस्टली नदियां जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, कुछ नदियां कुछ कॉमन, कुछ नदियां अरब सागर में जाके गिरेंगी, ठीक है। तो ये सच्ची में पढ़ना है, बे ऑफ बंगाल इस साइड में, नीचे हिंद महासागर और वेस्टर्न साइड में अरब सागर स्थित है। क्लियर? चलिए तो हम देखेंगे ये मध्य प्रदेश से बनाने वाले, ये मैंने देख लिया ना सबने, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर, अरेबियन से, दक्षिण में नीचे के साइड में क्या? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब मध्य प्रदेश के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ट्रिक है उरागू मच, याद करने की ट्रिक, अगर आपको याद रह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। यदि आपको याद रह जाए, देखते हैं कौन कौन से। उरागू मुच, उरागू मुच। अब ये ट्रिक है, याद कर पाइए तो प्लीज याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले, ये तो ऐसे नॉर्मल पता होगा ना, मध्य प्रदेश सबसे पहले उत्तर प्रदेश से बनाता सीमा, राजस्थान से, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। किन राज्यों, 5 राज्यों से बनाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो हमने ये भी जान लिया कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिनसे वो सीमा बनाता है। दूसरा, हमने ये भी देखा इसमें कि पूर्व में कौन सा जलीय वो स्थित है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरेबियन सी या फिर अरब सागर, दक्षिण में नीचे सदर्न साइड में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। तो हमने आज बहुत ही कॉमन इंट्रोडक्शन दिया है, जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया, 5 बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के बारे में बताया, मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ से सीमा बनाता है इसके बारे में बात बताया, है ना। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।